नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में हम बात करेंगे अपने टॉप 6 करंट स्टोरीज के ऊपर में। सबसे पहली हमारी स्टोरी है पीआईबी से ही, ग्राउंड वाटर मैपिंग। ग्राउंड वाटर मैपिंग को लेके सीएसआईआर के इनिशिएटिव्स को लेके हम इसमें बातचीत करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे यूएनईपी ने डिक्लेयर कुछ कर दिया है, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ लीडेड पेट्रोल। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस मस्ट बी पेट्रोल, आर नहीं आएगा। इरेडिकेशन ऑफ लीडेड पेट्रोल। थर्ड हम बात करेंगे कि नॉर्थ कोरिया फिर से हरकत कर रहा है। आईएईए ने यह दावा किया है, एन रिएक्टर जो है वो अपने जो रिएक्टर बंद कर दिए थे उसने वो दोबारा से वो स्टार्ट कर रहा है। इस पे बात करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे पॉलिटी से ऊपर, राइट टू फ्री मूवमेंट एंड रेजिडेंस भारत में। फिफ्थ 30 अगस्त सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। जानेंगे एमएसएमईज में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। सिक्स्थ वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शंस एंड सेवंथ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। और पिछले सेशन के जो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे उसके आंसर को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग दिल्ली में हैं उनको तो आज बहुत ही अजब ही मौसम मौसम दिख रहा होगा, क्योंकि सुबह से बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है। अपना हाल बताइए जो दिल्ली के दूसरे दूसरे जगहों से है, कि आपके यहाँ पे क्या सीन है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्राउंड वाटर मैपिंग। सरकार का कहना है कि सीएसआईआर के जो रिसोर्सेज हैं ग्राउंड वाटर को लेके, ग्राउंड वाटर मैपिंग को लेके, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग सप्लीमेंट। और जो सरकार का अपना एक मिशन है, हर घर नल से जल मिशन। तो सीएसआईआर के जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, वो सरकार की काफ़ी मदद कर सकते हैं। Latest state of art technology is being employed by Council of Scientific and Industrial Research for mapping groundwater sources in arid regions। एरिड रीजन्स का मतलब होता है जैसे आपके जो एरिड एरियाज हैं, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ज़्यादातर जिसमें आते हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये सारे ना एरिड रीजन्स कहलाते हैं। एंड दस हेल्प यूटिलाइज ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग टू सप्लीमेंट हर घर नल से जल स्कीम। बेसिकली अब मैं तो अपने लोकल लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी पे अगर मैं बात करूं तो मैं तो खुद ही देख रहा हूं कि जहां भी आपको समरसीबल या मोटर लगाने जाता है तो वहां पर उन्हें मना कर दिया जाता है कि नहीं, आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं कर सकते। पाइपलाइंस बिछ रही हैं दिल्ली के अंदर में, तो ये हो ही रहा है। पाइपलाइंस बिछ रही हैं, पाइप के थ्रू सभी जो है अपना जो सप्लाई वाला वाटर है, ग्राउंड वाटर के बजाय जो सप्लाई वाटर है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। मतलब बेसिकली टैपिंग जो है सब घरों में पहुंचाया जा रहा है। इन जस्ट 2 years of the जल जीवन मिशन, मोर देन 4.5 करोड़ families have started getting water from taps, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था। Government of India has entrusted the responsibility to CSIR and GRI for mapping groundwater sources in arid regions. The entire work will be completed by 2025 with more than 1.5 lakh square kilometer of area with an estimated cost of rupees 141 crore rupees, right। अब नॉर्थ वेस्ट जो एरिड रीजन्स हैं उनके ऊपर थोड़ा खास ध्यान दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है, वहाँ पे इशू क्या हो रहा है? वहाँ पे इशू ये हो रहा है कि वहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है। ऐसे जो एरिया है एरिड रीजन्स फेसिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड इट इज प्रपोज टू टेक अप हाई रेजोल्यूशन एक्वाइफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि वाटर मैनेजमेंट की स्किल्स भारत के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब इसकी कमी है। पानी को खुला छोड़ देना, अननेसेसरी वाटर वेस्ट करना, राइट, ये सब चीज़ें पे रोक होनी चाहिए। सीएसआईआर इनिशिएटिव पे अगर हम बात करें तो सीएसआईआर अलॉन्ग विद नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एनजीआरआई है, उन्होंने हाई रेजोल्यूशन एक्वाइफर मैपिंग और मैनेजमेंट, खासकर एरिड रीजन्स में, वो भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसके लिए रिसर्च वगैरह रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, राइट। The ultimate aim of this project is to map the potential sites of groundwater withdrawal and conservation, and results will be used to meet the broader objectives of aquifer mapping, regeneration and management of groundwater resources in the arid areas। इसमें जिस टेक्निक का वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस टेक्निक का नाम है हेलीबॉर्न जियोफिजिकल मैपिंग। और ये सारा का सारा जो इनका काम है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों? वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक। टारगेट ईयर वगैरह को मत भूलेगा, ये थोड़ा सा एग्जाम में आ जाते हैं कुछ ऐसे डेटा फैक्ट्स वगैरह। तो पहली जो हमारी स्टोरी थी दैट इज ग्राउंड वाटर मैपिंग, उसमें सीएसआईआर क्या हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट के क्या मिशंस है, गवर्नमेंट क्या चाह रही है उनसे, किस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसके बारे में हमने जाना, राइट। चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की ओर, दैट इज इरेडिकेशन ऑफ लीडेड पेट्रोल। लीडेड पेट्रोल क्या होता है? लीडेड पेट्रोल में आपके पास एयर होता है, सोयल होता है, वाटर होता है, राइट।
इस तरीके के पेट्रोल से हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां, कैंसर या स्ट्रोक बहुत आम बात है। और ब्रेन डेवलप, जो बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके साथ भी इसकी प्रॉब्लम, उसके साथ भी अगर लिंक करें तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें। यूएनईपी की एक बॉडी ने बोला है कि, बहुत पहले ही बोल दिया था वैसे तो, कि 2002 में ही बोल दिया था कि अब लिक्विड पेट्रोल को खत्म करने का समय आ गया है। और जो ज़्यादा हाई इनकम कंट्रीज हैं, यानी जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने तो 1980s में ही इस फ्यूल को बंद कर दिया था। फाइनली 2015 में आके, ऑलमोस्ट, आई होप जुलाई 2021 में आके अल्जीरिया जो था वो लास्ट कंट्री था जिसकी ये फ्यूल जो है उसकी सप्लाई एग्जॉस्ट हुई। फिर उन्होंने भी लिक्विड पेट्रोल को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएनईपी ने अनाउंस कर दिया है कि देयर इज नाउ नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट यूजेस लिक्विड पेट्रोल फॉर कार्स एंड लॉरीज, राइट। इससे होता क्या है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, हार्ट डिजीज होंगे, कैंसर होंगे, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, बच्चों के जो आईक्यूज हैं वो उनके उनके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर लीड से एक्सपोजर होता है। लेड जो आपका एलिमेंट है, जो आपका केमिकल मैटर है, जो सब्सटेंस है, उससे आपका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। यूएनईपी की अगर हम बात करें तो यूएनईपी 5 जून आप जानते हैं कौन सा डे होता है, आप बताइए कि आज के लिए आपका पहला सवाल। 5 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं एनुअली, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। तो यूएनईपी जो है एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो 5 जून 1972 को स्टैब्लिश हुई थी। और कब, किसके बाद हुई थी, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। और भी बहुत सारे इसके अंदर कन्वेंशन आते हैं, रोटरडैम कन्वेंशन आता है, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ आते हैं। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी। डेक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट, फंक्शंस आप पढ़ लीजिएगा आराम से। मेजर रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट वगैरह आप याद रखिएगा। एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, या ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक हो गया, फ्रंटियर्स हो गया, या इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट हो गया। ये सारे के सारे जो पब्लिकेशन है, रिपोर्ट्स हैं, वो किसकी है, यूएनईपी की है। मेजर कैंपेन जो उन्होंने चलाया हुआ है, बीट पॉल्यूशन, UN75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वाइल्ड फॉर लाइफ, ये इनके मेजर कैंपेन्स है। हेडक्वार्टर है इनका नायरोबी केन्या में, राइट। नायरोबी केन्या में इनका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। इरेडिकेशन ऑफ लिक्विड पेट्रोल, नाउ यूएन इज सेइंग दैट देयर इज नाउ नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट यूजेस दिस काइंड ऑफ पेट्रोल्स, राइट। चलें आगे अगली स्टोरी पे। अगली स्टोरी है हमारी नॉर्थ कोरिया वाले भाई साहब से, एंड रिएक्टर फिर से ये आ गए हैं। ट्रम्प तो गए अब, लेकिन ये बाकी हैं फिर भी पिक्चर में अभी। तो आईईए की रिपोर्ट ने बोला है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी रिपोर्ट ने बोला है कि नॉर्थ कोरिया फिर से अपनी प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करने लगा है अपने रिएक्टर्स में, राइट। और अपने जो बैंड वेपन्स प्रोग्राम है उसको फिर से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट इमेजरी ये बताती है, गार्जियन जो अखबार है वहाँ से, उनके वेबसाइट से मैं ये पूरा का पूरा ये सैटेलाइट इमेजरी उठा के लेके आया हूँ। द डेवलपमेंट भी बता रहे हैं वो कि 5 मेगावाट रिएक्टर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, कहाँ पर, योंगबायोन में, नॉर्थ कोरियाज मेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, राइट। अभी भी नॉर्थ कोरिया, आप जानते हैं ट्रम्प भाई साहब के साथ इनकी बातचीत चालू हुई थी, वो पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल पर है, क्या उस पर आगे है, क्या प्रक्रिया। और बीच में फिर ये अफगानिस्तान वाला मुद्दा आ गया है अमेरिका वालों के सामने। तो पूरा का पूरा ये मामला कहीं थम गया है, और एक तरीके से जो विश्व की जो नजरें हैं कहीं और हट गई, और इस बीच का फायदा उठा लिया हमारे नॉर्थ कोरिया वाले भाई साहब ने। IAEA इंस्पेक्टर्स वर किक्ड आउट ऑफ नॉर्थ कोरिया इन 2009 एंड द एजेंसी हैज सिंस मॉनिटर्ड इट फ्रॉम आउटसाइड। IAEA की बात अगर हम करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्रमोट करना पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूजेस फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। द IAEA established on 29 जुलाई 1957, ईयर वगैरह थोड़ा सा याद रखिएगा आप। दो established independently of the United Nations through its own international treaty, the IAEA statute, the IAEA reports to both United Nations General Assembly and the UN Security Council। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर में। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, भारत ने इसको 1957 में ज्वाइन किया। 2005 में इसी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला था इनके काम के लिए और पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट और सेव करने के लिए, राइट। तो देखते हैं इसमें अभी क्या हलचल होती है वर्ल्ड लेवल पे, कैसे इसको टैकल किया जाता है, इस पर हम नज़र बना के रखेंगे और आपको पीटी एजुकेशन के इतने अच्छे अच्छे सेशंस में हम करके देंगे, राइट। पूरा एकदम बिल्कुल बढ़िया एनालिसिस आपको इसकी करके देंगे। चले आगे अगली स्टोरी पे बात करते हैं, राइट टू फ्री मूवमेंट एंड रेजिडेंस। इसमें दोस्तों मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अब आप कहेंगे एक्सटर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है सर? एक्सटर्नमेंट ऑर्डर वो होता है कि जैसे आपने कुछ सर्टेन पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ सर्टेन ऐसे लोग
उनको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको आपने आदेश दिया कि देखो भाई इस यहाँ से कदम मत रखना, राइट, यहाँ से बाहर कदम मत रखना, यानी स्पेसिफिक एरिया में उनकी एंट्री कर दी और बाकी वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य के पास ये शक्तियां हैं, वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन तब जब केसेस, जो सिचुएशन है बहुत एक्सेप्शनल है। नाउ हेयर वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल हेयर। एक्सेप्शनल केसेस कैसे अराइज होंगे, राइट। तो ये जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एक जर्नलिस्ट है रहमत खान, उन्होंने अपनी एक अपील फाइल की, उस पर ये जजमेंट आया है। महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ उन्होंने ये अपील मतलब अपील डाली थी कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया और उनको 1 साल के लिए बोल दिया है कि देखो भैया, अमरावती सिटी, अमरावती रूरल डिस्ट्रिक्ट में तुम 1 साल तक के लिए नहीं जाओगे। तो वो जो जर्नलिस्ट थे रहमत खान, उन्होंने बोला यार तुम मुझे ऐसे कैसे मना कर सकते हो, राइट, मैं अगर वहां जाऊंगा तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट टू रेसाइड एनीवेयर इन द कंट्री और टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, राइट। तो ये यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि आप ऐसे किसी को भी उसके फंडामेंटल राइट से डिनाई नहीं कर सकते। ये आर्टिकल्स आपने मेरे साथ पॉलिटी के सीरीज में आराम से पढ़े हुए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, it entitles every citizen to move freely throughout the territory of the country. This right is protected against only state action and not private individuals. Moreover, it is available only to the citizens and to shareholders of a company, but not to foreigners or legal persons like companies or corporations, etc. फिर इसी में इसका अगला क्लॉज ई भी आता है कि हर जो भारत का नागरिक है उसके पास ये अधिकार है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉज इज टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन इंडिया और एनी ऑफ इट्स पार्ट। अगर इस पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो सिर्फ 2 ग्राउंड्स पे लगाई जाएंगी जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में मेंशन है। पहला तो ये है कि द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और दूसरा द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर ये दोनों कहीं से वायलेट हो रहे हैं तो फिर आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, अदरवाइज तो फिर आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर अलाउड, राइट। क्लियर है आपको? राइट टू फ्री मूवमेंट एंड रेजिडेंस पे ये पूरी एक केस स्टडी थी, आ सकती है एग्जाम में, पूछा जा सकता है आपसे, तो बढ़िया से प्रिपरेशन रखेगा। अगली स्टोरी है हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। 30 अगस्त को हर साल जो देश है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व करता है। आप जानते हैं भारत जो है, भारत में लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं जो कि 45% का कंट्रीब्यूशन करते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स में नॉट एक्सपर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में टोटल 45% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अभी देखा जाए तो एमएसएमई की डेफिनेशन की रिवाइज की गई थी, उसमें इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर जैसे क्राइटेरिया को डाला गया था, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें लाई गई हैं, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर किया गया है ताकि आप रजिस्ट्रेशन बुक की फाइलिंग वगैरह सब बहुत आसान तरीके से कर सकें, डॉक्यूमेंटेशन बिना हे एंड वायर के बहुत आराम तरीके से हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है कि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट भी बहुत आसानी से हो सके, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी बढ़िया हो सके। फिर कुछ पोर्टल्स बनाए गए हैं जैसे कि चैंपियंस पोर्टल हो गए कि जहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जो भी आपके मतलब प्रॉब्लम्स है, ग्रीवांसेस हैं, सपोर्ट, जो भी हैंड होल्डिंग चाहिए हम आपको पूरा का पूरा देंगे। नेशनल SC/ST हब जैसी चीज़ें बनाई गई है, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप किया जा रहा है, स्टार्टअप सिस्टम, इकोसिस्टम जो है चारों तरफ मतलब बनाने की बात की जा रही है। इस तरीके की पूरी बात इसमें है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट इक्विटी फाइनेंसिंग ऑफ ₹50,000 crore in the MSME sector. The infusion of equity will also facilitate MSME to scale up their business and growth and provide an opportunity to get MSMEs listed in stock exchanges. तो आपके लिए इसमें बस जानकारी यही आपको रखनी है कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे का एनुअल ऑब्जर्व कब किया जाता है एनुअली। उसके बाद जो लेटेस्ट जैसे कि एमएसएमई की डेफिनेशन में क्या चेंजेस हुए हैं वो आप आराम से वो एक बार देख लीजिएगा, वो सर्कुलर आया था राजपत्रिका वगैरह, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। एमएसएमई की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन और कुछ वेरियस जो चीज़ें आती रहती हैं। पीआईबी के सेशंस को अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी में पूरा ब्रीफ में एकदम निचोड़ में मैं आपके लिए ये पूरा लेके आता हूँ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हमारी स्टोरी है वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन WNVI। रशिया ने भी हाल फिलहाल वार्न किया है कि शायद इस तरीके के वायरस जो हैं, इस तरीके के जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि मच्छरों से दूर रहें, राइट। तो एक गाना था ना, एक मच्छर, आगे नहीं बोलूंगा मैं, राइट। चलिए WNV क्या है? इट इज़ अ मेंबर ऑफ फ्लेवी वायरस जीनस, यानी ये जो वायरस है इस वायरस की बात हो रही है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ फ्लेवी वायरस, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी राज्यसभा मेंबर की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ मेंबर ऑफ फ्लेवी वायरस जीनस एंड बिलोंग्स टू द जापानीज इंसेफेलिटिस एंटीजेनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ फैमिली फ्लेविविरिडे।
WNV was first isolated in a woman in the West Nile district of Uganda in 1937। पहली बार 1937 में स्पॉट किया गया था। उसके बाद बर्ड्स में भी आइडेंटिफाई किया गया 1953 में। 1997 से पहले इसको पैथोजेनिक के तौर पे कंसिडर नहीं किया था बर्ड्स के, लेकिन बाद में इसको किया जाने लगा। ह्यूमन इन्फेक्शंस जो है इसकी लगभग लगभग कई सारे देशों में इसकी रिपोर्ट की गई है और 50 साल से ज़्यादा से मतलब रिपोर्ट की जा रही है। WNV is commonly found in Africa, Europe and Middle East, North America and West Asia. WNV is an infectious disease spread by infected mosquitoes. It spread from birds to humans with the bite of an infected Culex mosquito. इसको नाम आप याद रखिएगा, Culex mosquito. It can lead to a fatal neurological disease in humans, right? तो ये थोड़ी सी इसमें है। इसमें सिम्टम्स वगैरह जो हैं जनरली पता नहीं होते, लेकिन कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको बुखार हो जाएगा, स्वोलन लिफ ग्लैंड्स, नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, मसल्स में पेन होंगे, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसको लेके कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो फिर कर क्या सकते हैं, मतलब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि मच्छर आपको ना काटे, ये आपको सुनिश्चित करना है, राइट? उससे आपको बचना है। ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे एक ये मच्छर है, राइट? सो दिस इज द वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन। ज़्यादातर कहाँ डोमिनेट करता है? अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया के जैसे देशों में ये ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। रशिया ने हाल फिलहाल वार्न किया था, न्यूज़ में हाईलाइट हुआ, तो ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन। क्लियर है? चलिए, एमसीक्यूज का टाइम आ गया है दोस्तों। पिछले सेशन में जो हमने एमसीक्यूज लिए थे कि इनमें से कौन सी साइट रामसर कन्वेंशन के अंदर कवर नहीं होती, तो इसका सही जवाब है सूरज तल लद्दाख। ये वो साइट है जो रामसर कन्वेंशन के अंदर कवर अप नहीं होती, बाकी सारे रामसर कन्वेंशन के अंदर आते हैं। दिस इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ रामसर कन्वेंशन। दूसरा है हमारे पास, हमने बात की थी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को लेके। पहले दोनों ही स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल उसी के डेफिनेशन से है। पीआईबी के सेशन में मैंने इसको अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। चिकनगुनिया के रिलेटेड पहला ये कि इट इज मोस्ट ऑफन स्प्रेड टू पीपल बाय एडीज एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटोज, ये बिल्कुल सही है। देयर आर सेवरल वैक्सीन अवेलेबल, नहीं, सेवरल देयर आर नो वैक्सीन अवेलेबल, सो ये गलत है। सो करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज, करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी हैं। दिमसास हाल फिलहाल न्यूज में देखा गया, ये भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? दिमसास हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आसाम, उड़ीसा। जल्दी अपने आंसर को लॉक कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी अंदर से पॉजिटिव महसूस होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट BCG, बैसिलस कैलमेट क्यूरिन वैक्सीन। 3 स्टेटमेंट आपके लिए लगा दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम, मार्क योर आंसर, कमेंट बिलो एंड देन वॉच फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में तो हम आपके बता ही देते हैं कि सही आंसर था क्या। तीसरा, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये आ सकता है, ये सवाल आ सकता है। ये मैं कहूँगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगा तो मैं लेके आया आपके लिए। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये किससे रिलेटेड है? रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्बिंग से रिलेटेड है, जालियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड है, या इनमें से कोई सा भी नहीं, राइट? हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही, लगातार हमसे बने रहे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अच्छे से लाइक करें, दोस्तों को जितना हो सके शेयर करें, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखे। और हाँ, कमेंट थर्ड में जरूर पार्टिसिपेट करो यार, कमेंट थर्ड में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो आज लिख दो, करके दिखाएंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।